गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं करण सिंह आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज क्लास 12 फिजिक्स में हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश के गुणधर्म। ओके, हमने 3 गुणधर्म लास्ट क्लास में भी देखे थे और वो 3 गुणधर्म कौन कौन से थे? विद्युत आवेश की द्रव्यमान से संबद्धता, इसका अर्थ था कि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। जैसे फोटोन का द्रव्यमान शून्य है तो उसका आवेश भी क्या होता है? शून्य है। ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी विद्युत आवेश की योज्यता। विद्युत आवेश की योज्यता क्या कहती है कि किसी आवेश में जितने आवेश बंद हो तो उस निकाय का कुल आवेश उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात यदि किसी निकाय में Q1 Q2 Qn आवेश बंद हो तो उस निकाय का कुल आवेश कितना होगा? सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर। सही। और विद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है? विद्युत आवेश का क्वांटीकरण वास्तव में क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है और क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवेश का, किसी भी निकाय का कुल आवेश E का एक न्यूनतम आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। ओके, यहाँ पर Q बराबर प्लस माइनस NE। ये Q क्या है? कुल आवेश, और E क्या है? न्यूनतम आवेश, जिसे मूल आवेश भी कहा जाता है, और N आवेशित कणों की संख्या है। आवेशित कण यदि धनात्मक है तो प्लस साइन लेंगे और आवेशित कण यदि ऋणात्मक है तो माइनस साइन लेंगे। ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट गुणधर्म की, और नेक्स्ट गुणधर्म क्या है? विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश का संरक्षण। तो विद्युत आवेश का संरक्षण क्या है, ये नियम आप लोग ध्यान से देखना। वास्तव में विद्युत आवेश का संरक्षण ही नहीं बल्कि द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, ये बेसिकली 4 संरक्षण के नियम है और ये हमारे भौतिक विज्ञान का आधार नियम है। ये भौतिक विज्ञान के कैसे नियम है? आधार नियम है। ठीक है ना। तो ये ऐसे नियम है जिनका हमेशा पालन होता ही है फिजिक्स में। ठीक है, हमारी प्रकृति में इन नियमों का पालन होता ही है। तो आवेश संरक्षण नियम क्या है? आवेश संरक्षण नियम कहता है कि किसी निकाय का, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है? किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। सही है। जैसे इसको इस ढंग से समझें, जैसे मान लेते हैं कि एक बड़ा बॉक्स है और उसमें 2 छोटे बॉक्स हैं A और B। A के पास +6 माइक्रोकूलम आवेश है और B के पास +2 माइक्रोकूलम आवेश है। ठीक है। अब A और B ने आपस में अन्योन्य क्रिया करी और A का आवेश अब कितना हो गया? 4 माइक्रोकूलम, और B का आवेश कितना हो गया? 4 माइक्रोकूलम। अच्छा, इस बड़े बॉक्स का पहले कुल आवेश कितना था? +8 माइक्रोकूलम, और बाद में भी कुल आवेश कितना हो गया? +8 माइक्रोकूलम ही है। अर्थात इस विलगित निकाय का कुल आवेश क्या है? नियत है। अर्थात यहाँ पर आवेश क्या है? संरक्षित है। आवेश नियत बना हुआ है। अब यदि आवेश नियत बना रहता है हमेशा, इसका मतलब है ना तो आवेश उत्पन्न होता है और ना ही आवेश नष्ट होता है। फिर यदि आवेश उत्पन्न या नष्ट नहीं होता है तो फिर आवेश के साथ क्या होता है? तो आवेश का क्या हो सकता है? आवेश का स्थानांतरण हो सकता है। आवेश का स्थानांतरण हो सकता है। सही है। आवेश नष्ट या उत्पन्न नहीं होता है। नष्ट या उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि आवेश का क्या हो सकता है? स्थानांतरण हो सकता है। सही है। और इसको इस ढंग से भी समझ सकते हैं, विद्युत आवेश के संरक्षण को इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि किसी घटना से पूर्व कुल आवेश बराबर होगा किसके? घटना के बाद कुल आवेश के। घटना के बाद कुल आवेश के बराबर होगा। सही है। तो ये आवेश संरक्षण के नियम का सबसे सिंपल रूप है। सही। तो ये है विद्युत आवेश का संरक्षण। अच्छा, विद्युत आवेश के संरक्षण को हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसके कुछ यूजेज हैं। जैसे नाभिकीय अभिक्रियाओं में, रासायनिक अभिक्रियाओं में या अन्य भौतिक घटनाओं में जब हम संधारित्र को एक्सप्लेन करेंगे वहां पर भी हमें आवेश संरक्षण नियम का यूज करना होगा। सही है। मतलब आवेश संरक्षण नियम का यूज करके हम विभिन्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। सही। नाभिकीय अभिक्रियाओं में आवेश संरक्षण को आप लोग देखना। ठीक है। तो देखो, एक नाभिकीय अभिक्रिया है
यूरेनियम 92-238, सही। इसका विखंडन हुआ और बना थोरियम 90-234 और प्लस अल्फा कण हीलियम का नाभिक 2He4, सही। इसे ये नाभिक की अभिक्रिया है, नाभिक के विखंडन अभिक्रिया है। वैसे आप याद रखना, किसी भी नाभिक को दर्शाने का ढंग होता है ZXA, जहाँ X तत्व है, Z परमाणु क्रमांक है और A क्या है, द्रव्यमान संख्या। और ये किसको दर्शाने का ढंग है, ये नाभिक को दर्शाने का ढंग है, सही है। तो यूरेनियम का नाभिक जब विखंडित होगा तो थोरियम का नाभिक बनेगा और हीलियम का नाभिक बनेगा। अब हमें यहाँ देखना है क्या यहाँ पर आवेश संरक्षण नियम का पालन हो रहा है या नहीं। ओके, किसी नाभिक का आवेश क्वांटीकरण के नियम से Q बराबर प्लस ZE होता है। कितना होता है, प्लस ZE होता है। तो यहाँ पर यूरेनियम का आवेश कितना होगा, तो यूरेनियम नाभिक का आवेश होगा Z92 और E, ओके, प्लस 92E आवेश है किसका, यूरेनियम नाभिक का। अभिक्रिया से पहले आवेश कितना है, 92E। यदि अभिक्रिया के बाद भी 92E ही आवेश है, कुल आवेश इतना ही है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर आवेश संरक्षण नियम का पालन हो रहा है। तो आप देखें तो Q बराबर, देखो थोरियम के लिए 90 और हीलियम के लिए 2E, 90E और 2E मिलकर कितना हो जाएगा, 92E। अर्थात अभिक्रिया से पहले कुल आवेश और अभिक्रिया के बाद कुल आवेश बराबर है। मतलब यहाँ पर इस नाभिक की अभिक्रिया में आवेश संरक्षण नियम का पालन हो रहा है। तो Z बराबर होता है दोनों तरफ का, ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, और A बराबर होता है दोनों तरफ का, द्रव्यमान संख्या बराबर होती है दोनों तरफ की, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। जैसे इधर भी 238, इधर भी टोटल 238 ही है, 234 प्लस 4 238, सही है कि नहीं। तो यहाँ पर आवेश संरक्षण नियम का पालन हो रहा है। हम लोग आवेश संरक्षण नियम का उपयोग करके अज्ञात तत्व की पहचान भी कर सकते हैं। कैसे, तो जैसे मान लो कार्बन 6C12 है, 6C12 है, कार्बन 12 है, इसकी क्रिया कराई, इसके नाभिक की क्रिया कराई 1H1 से, सही, और कुछ X तत्व बना। अब हमसे कोई पूछ ले कि X का मान क्या होगा, तो यहाँ आवेश संरक्षण नियम की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं। कैसे, तो देखो इधर अभिक्रिया से पहले कुल आवेश कितना है, 6C प्लस 1E, तो कितना हुआ 7E। अभिक्रिया से पहले कुल आवेश कितना है, 7E। तो आवेश संरक्षण नियम कहता है कि अभिक्रिया के पहले जितना कुल आवेश है उतना ही बाद में होना चाहिए। तो X का आवेश भी कितना होना चाहिए, 7E होना चाहिए। X कोई नाभिक है और यहाँ पर जो नाभिक आवेश ZE से दर्शाया जाता है, नाभिक आवेश किससे दर्शाया जाता है, ZE से। तो यहाँ पर 7 क्या है, बेसिकली Z है परमाणु क्रमांक, और 7 परमाणु क्रमांक किसका होता है, नाइट्रोजन का, तो 7N13। तो यहाँ पर X का मान क्या है, 7N13, सही है। तो इस तरीके से आवेश संरक्षण नियम का हम उपयोग कर सकते हैं, अज्ञात तत्व की पहचान कर सकते हैं, अभिक्रियाओं को संतुलन भी कर सकते हैं हम लोग आवेश संरक्षण के नियम की सहायता से। इसके बाद हम नए गुणधर्म पर चलेंगे, और नया गुणधर्म क्या है हमारा, आवेश की निश्चलता, ठीक है। तो नेक्स्ट गुणधर्म क्या है, विद्युत आवेश की निश्चलता। विद्युत आवेश की निश्चलता से क्या तात्पर्य है, विद्युत आवेश की निश्चलता के अनुसार किसी भी कण का आवेश कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है। कण का आवेश वेग से स्वतंत्र होता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है, मतलब जितना आवेश स्थिर अवस्था में होता है उतना ही आवेश कौन सी अवस्था में भी होगा, गतिशील अवस्था में भी होगा। अर्थात आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। मतलब एक और भी रूप में लिख सकते हैं इसको, देखो स्थिर अवस्था या गतिशील अवस्था निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है। एक निर्देश तंत्र में यदि कोई कण स्थिर है तो हो सकता है दूसरे में वो गति कर रहा हो। अब चूंकि आवेश स्थिर अवस्था या गतिशील अवस्था पर डिपेंड ही नहीं करता है, तो आवेश निर्देश तंत्र पर भी डिपेंड नहीं करेगा। मतलब आवेश निर्देश तंत्र पर डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब है आवेश निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होता है, निर्देश तंत्र से क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है।
सही है, निर्देश तंत्र से क्या रहता है, आवेश स्वतंत्र रहता है। ओके, चाहे हम स्थिर कमरे में आवेश का मापन करें या गतिशील बस में आवेश का मापन करें, आवेश के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब ये आप आवेश के लिए याद रखना। अब एक नोट देखना, अब आप लोग एक नोट देखना। नोट क्या है, हालांकि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन एक दूसरा नैज गुण द्रव्यमान वो वेग पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है। द्रव्यमान कण के वेग पर निर्भर करता है, लेकिन यह हमेशा निर्भर करे ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर स्थिति में ही द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, और वो स्थिति क्या है, जब किसी कण का वेग प्रकाश के वेग के तुल्य हो, प्रकाश के वेग के आसपास यदि कण का वेग हो, तब द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। और किस समीकरण के अनुसार करता है, m बराबर m नॉट, m बराबर m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस समीकरण के अनुसार द्रव्यमान वेग पर डिपेंड करता है। और ये समीकरण किसने बताया था, आइंस्टीन ने बताया था। ओके, यहाँ m नोट क्या होता है, विराम द्रव्यमान। m नोट क्या यहाँ पर विराम द्रव्यमान होता है। विराम द्रव्यमान क्या होता है, हम बात करते हैं इस पर। अच्छा, यदि किसी कण का वेग प्रकाश के वेग के तुल्य है, आसपास है, तो यदि कण का वेग बढ़ेगा तो ये जो 1 में से माइनस होने वाली राशि माइनस होने वाली राशि बढ़ रही है, सही है। तो ये जो पूरा मान है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का रूट, ये पूरा मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये पूरा मान घट जाएगा, और ये पूरा मान घटेगा, नीचे हर घटेगा, तो इधर जो राशि है ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वेग में वृद्धि होने पर द्रव्यमान में भी क्या होती है, वृद्धि। कौन सी स्थिति में, v इक्वल्स टू c की स्थिति में, सही है। तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान बढ़ने पर वेग बढ़ेगा। ओके, अब एक राशि है विशिष्ट ऊष्मा, एक राशि है विशिष्ट ऊष्मा नहीं सॉरी विशिष्ट आवेश, एक राशि है विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश क्या होता है, आवेश बटा द्रव्यमान को ही हम विशिष्ट आवेश कहते हैं। ठीक है, वेग बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, और द्रव्यमान बढ़ेगा तो विशिष्ट आवेश क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वेग बढ़ेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा, और द्रव्यमान बढ़ेगा तो विशिष्ट आवेश क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो ये है आवेश की निश्चलता, कि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। अभी मैंने कहा था विराम द्रव्यमान को हम डिस्कस करेंगे। तो विराम द्रव्यमान मतलब है कि यदि किसी कण का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम है, यदि v इज वेरी वेरी लेस देन c हो, उस स्थिति में किसी कण का द्रव्यमान विराम द्रव्यमान कहलाता है। जैसे धरती पर जितनी भी वस्तुएं गति कर रही हैं, उन सभी का वेग प्रकाश के वेग से तो कम ही है, सही है। तो उन सभी का द्रव्यमान विराम द्रव्यमान कहलाता है, और विराम द्रव्यमान स्थिर रहता है, सही है। ये समीकरण v बराबर c के लिए ही लागू होगा, सही। ओके, नेक्स्ट गुणधर्म। ओके, अब नेक्स्ट गुणधर्म क्या है, विद्युत आवेश का स्थानांतरण है। ठीक है, विद्युत आवेश का स्थानांतरण क्या है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, जब दो असमान आवेशित वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाएंगे तो अधिक आवेश से कम आवेश की ओर आवेश का स्थानांतरण होगा, सही है। कब तक आवेश का स्थानांतरण होता रहेगा, जब तक कि दोनों वस्तुओं का आवेश क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। मतलब जब अधिक आवेश की वस्तु और कम आवेश की वस्तु को आपस में कांटेक्ट में लाएंगे तो अधिक आवेश की वस्तु से कम आवेश की वस्तु की ओर आवेश का स्थानांतरण होगा। कब तक, जब तक कि दोनों का आवेश क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, सही। तो मतलब जैसे एक वस्तु है जिसका आवेश है Q1 और एक वस्तु है जिसका आवेश है Q2, इन दोनों को किसी भी ढंग से जोड़ा गया, भले ही तो सीधे संपर्क से या फिर तार की सहायता से, और यहाँ पर मान लेते हैं Q1 बड़ा है Q2 से, तो Q1 से आवेश किस में स्थानांतरित होगा, Q2 में। कब तक, जब तक कि आवेश क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए दोनों का। तो आपको याद क्या रखना चाहिए कि स्थानांतरण के बाद आवेश कितना हो जाएगा, बराबर आवेश कितना हो जाएगा। तो यदि इसका Q1 इसका Q2 है तो स्थानांतरण के बाद दोनों का आवेश ही कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बटा 2, Q1 प्लस Q2 बटा 2 आवेश हो जाएगा, बराबर बराबर आवेश हो जाएगा, और ये इतना होगा, सही। जैसे एक एग्जाम्पल लूँ मैं आपके लिए,
मान लो एक निकाय है, इसका आवेश है Q, एक का आवेश है कितना 0, और दोनों को कांटेक्ट में लाएं तो स्थानांतरण के बाद आवेश कितना हो जाएगा Q/2 Q/2। क्लियर। एक का आवेश है 8 + 8 माइक्रोकूलम और एक का आवेश है +2 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब इन दोनों को यदि कांटेक्ट में लाएंगे तो स्थानांतरण के बाद कितना हो जाएगा 8 + 2/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5 माइक्रोकूलम आवेश बराबर बराबर हो जाएगा दोनों का। एक आवेश ऐसा है, मान लेते हैं 8 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम है, सपोज ऐसा है, तब आवेश कितना हो जाएगा तो 8 और -2/2, मतलब बीजगणित योग होता है, माइनस ये प्लस चिन्ह भी लेंगे हम, कंसिडर करेंगे, तो 8 में से 2 गया तो 6/2, तो +3 माइक्रोकूलम। सही है, कितना कितना आवेश हो जाएगा +3 माइक्रोकूलम आवेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से आवेश के स्थानांतरण का हम लोग यूज करेंगे। सही है, आवेश स्थानांतरण को हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं जब हम इलेक्ट्रॉन मॉडल देखेंगे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट गुणधर्म क्या है, ठीक है, तो वो देखना, स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। केवल क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसे मैं ई वेक्टर से लिख रहा हूं। सही है, जबकि गतिशील आवेश की 2 स्थितियां संभव है। गतिशील आवेश की 2 स्थितियां संभव हैं, कौन कौन सी। एक तो यदि आवेश नियत वेग से गति कर रहा हो, तो यदि नियत वेग से गति करेगा तो आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। चुंबकीय क्षेत्र को बी वेक्टर से दिखा रहा हूं। गतिशील आवेश नियत वेग से गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। सही। और यदि कोई आवेश त्वरित है, मतलब यदि उसका वेग बदल रहा है, त्वरित आवेश है, तो त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करेगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करेगा। तो स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, गतिशील आवेश नियत वेग से गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी, और त्वरित आवेश है, वेग बदल रहा है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्सर्जित करेगा। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, आवेश यदि है तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, और गतिशील है तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा ही करेगा। सही। और त्वरित आवेश है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा। अच्छा, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है, तो आप क्या आंसर देंगे, त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत है। ओके, ऐसा आवेश जिसका वेग बदल रहा हो वह विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। ओके, तो ये थे आवेश के गुणधर्म। अब हम लोग आवेश को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी का स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती है वो आप लोग ध्यान से सुनना। ठीक है, ये है परमाणु। ठीक, और परमाणु में ये नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक, प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन कैसा आवेशित होता है, माइनस, प्रोटॉन कैसा आवेशित होता है, प्लस, और न्यूट्रॉन कैसा आवेशित होता है, उदासीन होता है। सही, इतनी बातें ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो नाभिक में प्रोटॉन है तो नाभिक पर कैसा आवेश होगा, नाभिक पर केवल धनावेश होगा। सही। और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है। इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऋणावेशित है। देखो, प्रोटॉन जो है वो नाभिक के अंदर बंद है, प्रोटॉन नाभिक के अंदर बंद है और प्रबल नाभिकीय बल से बंधे हैं, प्रबल नाभिकीय बल से बंधे हैं। सही है, प्रोटॉन प्रबल नाभिकीय बल से बंधे हैं, इसलिए प्रोटॉन मुक्त नहीं होते हैं, प्रोटॉन मुक्त नहीं होते हैं, सामान्यतः मुक्त नहीं रहते हैं। क्लियर है, यहां तक की बात। वैसे किसी भी वस्तु का आवेश या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से या प्रोटॉन की वजह से होगा। ओके, अब प्रोटॉन तो मुक्त होते नहीं है, तो ये क्लियर है कि फिर आवेश स्थानांतरण के में कौन योगदान करेगा, तो फिर क्लियर है आवेश स्थानांतरण में कौन योगदान करेगा, इलेक्ट्रॉन ही योगदान करेगा, क्योंकि प्रोटॉन तो मुक्त तो रहता ही नहीं है। सही है, तो मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन कैसी अवस्था में रह सकता है, मुक्त अवस्था में भी रह सकता है। तो यहां पर लाइन क्या लिख सकते हैं, आवेश स्थानांतरण में मुक्त इलेक्ट्रॉन योगदान करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन योगदान करते हैं।
इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अनुसार मुक्त इलेक्ट्रॉन योगदान करते हैं, किसमें? आवेश स्थानांतरण में। अच्छा, इसको समझने से पहले कुछ और बातें भी आप लोग समझें। एक वर्ड है उदासीन, आप लोग बार बार देखेंगे वैद्युतीय उदासीन। विद्युतीय उदासीन का मतलब है कि उसका निकाय यदि कोई उदासीन है तो उसका कुल आवेश कितना है? 0। कुल आवेश 0 है, इसका मतलब है उसमें प्लस आवेश और माइनस आवेश कैसी मात्रा में है? बराबर बराबर मात्रा में है। ओके, परमाणु मूलतः कैसा होता है? परमाणु उदासीन रहता है। परमाणु मूलतः कैसा रहता है? उदासीन रहता है। परमाणु उदासीन है, इसका मतलब है परमाणु उदासीन है, इसका मतलब है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, किसके अंदर? परमाणु के अंदर। सही। अच्छा, तो अब आप देखें, मान लेते हैं कि एक वस्तु है, सही है, और ये कैसी है? उदासीन है। उदासीन है तो इसमें प्लस आवेश और माइनस आवेश कैसे हैं? बराबर बराबर मात्रा में है। ठीक है। जब इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धनावेश तो बदलेगा नहीं, क्योंकि धनावेश कब बदलता है? जब प्रोटॉन निकलता है या एंटर करता। तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ ऋणावेश क्या हो जाएगा? ऋणावेश घट जाएगा। ऋणावेश क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और धनावेश क्या हो जाएगा? प्रभावी कौन हो जाएगा यहाँ पर? धनावेश। प्रभावी कौन हो जाएगा? धनावेश। ठीक है। और प्रभावी धनावेश हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलने पर वस्तु कैसी हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन निकलने पर धनावेश प्रभावी हो जाएगा तो वस्तु कैसी हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। और यदि वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, यदि वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो यहाँ पर ऋणावेश बढ़ जाएगा। ऋणावेश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सही है। और ऋणावेश बढ़ेगा तो फिर प्रभावी कौन हो जाएगा? फिर प्रभावी कौन हो जाएगा? ऋणावेश। जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई जो ज्यादा है वो मजबूत होगा, उसका प्रभाव होगा वस्तु पर। तो चूंकि ऋणावेश बढ़ गया इसलिए वस्तु अब कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वस्तु से तो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन यदि वस्तु ग्रहण करती है तो वस्तु कैसी हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। एक बात और याद रखना, इलेक्ट्रॉन का निश्चित द्रव्यमान भी होता है। ओके, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो द्रव्यमान क्या होता है? घटता है। और इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वस्तु में तो द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो ऋणावेशित होने पर द्रव्यमान बढ़ता है और धनावेशित होने पर द्रव्यमान घटता है। तो इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे आप देखें, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूं। मान लेते हैं ये दो गोले हैं, दोनों का आकार समान है, दोनों की त्रिज्या बराबर है। सही। एक का आवेश क्या है? प्लस क्यू, और एक का आवेश क्या है? माइनस क्यू। गोला ए और गोला बी। सही। आपसे पूछा जाए किसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो आपको पता है ऋणावेशित होने पर द्रव्यमान बढ़ जाता है और धनावेशित होने पर द्रव्यमान घट जाता है। तो जो ऋणावेशित है उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो एमबी बड़ा होगा, मतलब बी का द्रव्यमान क्या रहेगा? यहाँ पर ज्यादा रहेगा। तो ये थी इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, वो आता रहता मैसेज। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आवेशन की विधियां। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है, चार्जिंग कहलाती है। ठीक है, तो हम देखेंगे चार्जिंग की कितनी प्रोसीजर तरीके हमारे पास में। तो चार्जिंग करने के, किसी भी वस्तु को चार्ज करने के 3 तरीके हैं। ओके, एक घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा चालन द्वारा या चालन विधि, और तीसरा प्रेरण विधि या प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, तो 3 विधियों के द्वारा हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं? आवेशित कर सकते हैं। सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं घर्षण द्वारा आवेशन या घर्षण विधि। ठीक है, तो घर्षण विधि में आवेशन कैसे होता है वो आप देखना कि जब भी दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाएगा, दो वस्तुओं के बीच आपस में क्या कराया जाएगा? यदि घर्षण, तो वहां पर क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा। ऊष्मा उत्पन्न होगी तो ऊष्मा पाकर संपर्क सतह के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे और एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाएंगे। सही। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे वो माइनस आवेशित हो जाएगी और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो प्लस आवेशित हो जाएगी। सही कि नहीं? तो हम कह सकते हैं घर्षण में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। घर्षण में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, एक धनावेशित हो जाती है और एक ऋणावेशित हो जाती है। सही है। घर्षण के द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन को क्या कहते हैं हम लोग? घर्षण वैद्युतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण वैद्युतिकी कहा जाता है। ठीक है,
ये लो, घर्षण द्वारा आवेशन को क्या कहा जाता है? घर्षण वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, और घर्षण के द्वारा आवेशन बेसिकली किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है। घर्षण वैद्युतिकी के कुछ एग्जाम्पल जैसे हम देखें कि कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रब करेंगे तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाएगी और रेशम की छड़ ऋणावेशित हो जाएगी। मतलब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल कर किधर जाएंगे? रेशम के कपड़े में जाएंगे। ठीक है, तो ये है घर्षण विधि द्वारा आवेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है घर्षण के कारण। ठीक है, घर्षण के द्वारा चालक, कुचालक या अर्धचालक किसी भी प्रकार के पदार्थ को आवेशित किया जा सकता है। घर्षण के एग्जाम्पल हम देखते भी हैं, हम लोगों ने बालों में पेन को रब करके कागज के टुकड़ों को चिपकाने का खेल खिलाई है ना, तो ये घर्षण के कारण आवेशन है। ठीक है, इसके बाद चालक, कुचालक और अर्धचालक तीनों प्रकार के पदार्थ घर्षण द्वारा आवेशित हो सकते हैं। दूसरा है चालन द्वारा आवेशन। दूसरा क्या है हमारे पास? चालन द्वारा आवेशन। चालन में क्या चाहिए? असमान आवेशित वस्तुएं चाहिए। असमान आवेशित वस्तुओं के बीच क्या होना चाहिए? संपर्क होना चाहिए। असमान आवेशित वस्तुओं के बीच क्या होना चाहिए? संपर्क होना चाहिए। जब असमान आवेशित वस्तुएं परस्पर संपर्क में आएंगी तो अधिक आवेश से कम आवेश की ओर आवेश का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। आवेश का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। और यहाँ भी बेसिकली इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही होता है। असमान आवेशित वस्तुओं का संपर्क होगा और उसके कारण यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण ही होगा। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण ही होगा और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण ही चालन विधि द्वारा आवेशन होता है। कैसे वो आप देखना, जैसे मान लेते हैं ये एक चालक गोला है जिसका आवेश है +Q, सही, और एक गोला है B जो आवेशित गोला है वो A, और जो दूसरा गोला है B वो क्या है? उदासीन है, उसका आवेश कितना है? 0, सही। जब इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा? उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे? धनावेशित वस्तु में आएंगे, A में आएंगे, सही। अधिक जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वहां से कम इलेक्ट्रॉन की ओर आएंगे इलेक्ट्रॉन, सही है। जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, वैसे भी इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आते हैं। ओके, असमान आवेशित हो या फिर हम बोले असमान विभव हो, असमान विभव हो, विभव की बातें हम आगे करेंगे। असमान विभव हो तो इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आएंगे। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आएंगे तो देखो यहाँ B उदासीन था तो B पर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धनावेश आता चला जाएगा और A का धनावेश क्या होता चला जाएगा? A का धनावेश क्या होता चला जाएगा? घटता चला जाएगा। A का धनावेश क्या होता चला जाएगा? घटता चला जाएगा, सही है। और एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो और धनावेश आ जाएगा, इसका धनावेश और कम हो जाएगा, सही है। और इलेक्ट्रॉन आएगा तो और धनावेश इधर आ जाएगा, इसका एक धनावेश और कम हो जाएगा। अंततः दोनों का आवेश कितना कितना हो जाएगा? बराबर बराबर हो जाएगा, सही है। तो चालन विधि में भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही होता है। चालन विधि में भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही होता है। पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्यों होता है वो देखने वाली बात है। एक तो संपर्क चाहिए चालन विधि के लिए, और वस्तुएं कैसी होनी चाहिए? असमान आवेशित या असमान विभव की वस्तुएं होनी चाहिए, सही है। तो ये था चालन विधि के द्वारा आवेशन। अच्छा, चालन विधि के द्वारा हम चालक को, मेनली चालक को ही आवेशित कर सकते हैं। ओके, जैसे बैटरी को आवेशित करना, बैटरी को चार्ज करना बेसिकली किस विधि के द्वारा होता है? चालन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रेरण विधि। नेक्स्ट क्या आता है? प्रेरण विधि। प्रेरण के द्वारा आवेशन। प्रेरण विधि में क्या होता है? एक आवेशित वस्तु दूसरी उदासीन वस्तु को क्या कर देती है? दूसरी उदासीन वस्तु को बिना अपना आवेश खोए क्या कर देती है? आवेशित कर देती है। आवेश खोए क्या कर देती है? आवेशित कर देती है। ठीक है, एक आवेशित वस्तु दूसरी उदासीन वस्तु को बिना अपना आवेश खोए क्या कर देती है? आवेशित कर देती है। इस विधि को हम क्या कहते हैं? प्रेरण। ओके, प्रेरण में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण आवश्यक नहीं है।
प्रेरण में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं चाहिए, प्रेरण में संपर्क भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब आपको देखना चाहिए कि प्रेरण का मैकेनिज्म कैसा है, प्रेरण में किस प्रकार से वस्तुएं आवेशित होती हैं। सही है, तो मैं एक एग्जाम्पल से मैं दिखाने वाला हूं, तो आप लोग इस एग्जाम्पल पर ध्यान देना। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक उदासीन चालक गोला लिया है, उदासीन चालक गोला, उदासीन चालक गोला लिया मैंने। सही, उदासीन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन, चालक है, सॉरी चालक है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में है, और उदासीन है इसका मतलब है धनावेश और ऋणावेश बराबर बराबर मात्रा में है। सही, चालक है इसलिए इलेक्ट्रॉन है, और उदासीन है तो धनावेश और ऋणावेश बराबर बराबर मात्रा में है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं यदि इसके पास, इस उदासीन चालक गोले के पास कोई धनावेशित छड़ ले आऊं, उदासीन चालक गोले के पास कोई धनावेशित छड़ ले आऊं, तो चालक में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो इस धनावेशित छड़ के आकर्षण के कारण, धनावेशित छड़ के आकर्षण के कारण किधर आ जाएंगे, धनावेशित छड़ की ओर दौड़ेंगे, धनावेशित छड़ की ओर दौड़ेंगे। मतलब धनावेशित छड़ की ओर वाली जो सतह है चालक गोले की, उस ओर आकर एकत्रित होते चले जाएंगे। जिधर इलेक्ट्रॉन एकत्रित होंगे उधर कैसा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, और दूसरी तरफ इस चालक गोले की दूसरी सतह पर कैसा आवेश प्रेरित हो जाएगा, धनावेश प्रेरित हो जाएगा। सही, तो होता क्या है बेसिकली, जब एक धनावेशी छड़ को लाएंगे तो इस चालक गोले के जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो छड़ की ओर दौड़ेंगे, तो छड़ की ओर तो ऋणावेश आ जाएगा, और छड़ की दूसरी ओर क्या कैसा आवेश आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। सही है, अब क्या इस छड़ ने कोई भी इलेक्ट्रॉन दिया क्या, नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन लिया क्या, नहीं, कोई भी संपर्क है क्या, नहीं, तो इस धनावेशी छड़ ने बिना अपना आवेश खोए, बिना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, बिना संपर्क के इस चालक गोले पर, चालक गोले की इस सतह पर ऋणावेश प्रेरित कर दिया, और इसकी दूसरी सतह पर कैसा आवेश प्रेरित कर दिया है, धनावेश प्रेरित कर दिया है। सही कि नहीं, तो ये है प्रेरण के द्वारा आवेशन, एक सतह पर ऋणावेश आ गया और दूसरी सतह पर धनावेश आ गया। सही, अच्छा, यदि हम इनमें से कोई सा एक ही प्रकार का आवेश रखना चाहते हैं, धनावेश या ऋणावेश, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं ऋणावेश रखना चाहता हूं, तो ये छड़ तो यहां पर है ही, छड़ तो मैं एज इट इज रखूंगा यहाँ पर, तो ऋणावेश इधर रहेगा ही। सही है, और मैं यदि अब इसको भूसंपर्कित कर दूं, भूसंपर्कित करना मतलब धरती से जोड़ना, भूसंपर्कित, अर्थिंग करना। ठीक है, भूसंपर्कित कर दिया मैंने यदि, यानी अर्थ से जोड़ दिया है तो क्या हो जाएगा, अर्थ से जोड़ दिया है तो क्या हो जाएगा, देखो अर्थ का विभव कितना होता है, पृथ्वी का विभव होता है 0। सही है, अब ये जो प्लस आवेशित प्लेट है, प्लस आवेशित जो सतह है, धनावेशित जो सतह है, इसका विभव क्या है, प्लस v मान लेते हैं। तो इस चालक गोले के इस वाली सतह का, धनावेशित सतह का विभव है प्लस v, और पृथ्वी का विभव क्या है, 0। और इलेक्ट्रॉन किधर चलते हैं, इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से किधर चलते हैं, उच्च विभव की ओर गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से किधर गति करते हैं, उच्च विभव की ओर गति करते हैं। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर किधर चलेंगे, चालक गोले की ओर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन चालक गोले में एंटर करेंगे तो इसके धनावेश को क्या करते चले जाएंगे, समाप्त करते चले जाएंगे, उदासीन करते चले जाएंगे, और इस पर केवल कैसा आवेश बच जाएगा, माइनस आवेश बच जाएगा। सही है, अब ये छड़ को हटा दे और भूसंपर्कन को हटा दें, तो इस चालक गोले पर जो ऋणावेश है वो एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। अब देखो शुरुआत में चालक गोला कैसा था, उदासीन, और अब ये चालक गोला कैसा हो गया है, ऋणावेशित हो गया है, अर्थात आवेशित हो गया है। तो आप देख पा रहे हैं ना इधर कि इस धनावेशित छड़ ने बिना अपना आवेश खोए इस चालक गोले को कैसा बना दिया, इसने ऋणावेशित बना दिया है। सही है, तो इस विधि को, जिसमें आवेशित वस्तु अपना आवेश खोए बिना, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित के बिना, संपर्क के बिना दूसरी वस्तु को आवेशित कर देती है, इस विधि को हम क्या कहते हैं, प्रेरण विधि कहते हैं। सही, हाँ, प्रेरण में एक बात और याद रखना, मान लो चालक गोले पर आवेश प्रेरित हुआ, Q प्रेरित, सही है, और छड़ का आवेश है Q, तो जरूरी नहीं कि Q और Q प्रेरित, छड़ का आवेश और प्रेरित आवेश बराबर रहे, छड़ का आवेश और प्रेरित आवेश बराबर रहे, ये जरूरी नहीं है। जनरली होता क्या है, जनरली होता यह है कि Q प्रेरित जो है वो Q से, छड़ के आवेश से कम ही रहता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, Q के बराबर हो सकता है, Q से ज्यादा नहीं हो सकता, छड़ के आवेश से ज्यादा आवेश
प्रेरित नहीं हो सकता है। सही। अच्छा, प्रेरण के द्वारा हम किस किस को आवेशित कर सकते हैं? प्रेरण विधि के द्वारा हम चालकों को आवेशित कर सकते हैं, क्योंकि चालक में देखो आप इस तरफ ऋणावेश और इस तरफ धनावेश इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ही हो रहा है चालक। लेकिन देखो छड़ और चालक गोले के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, इस चालक गोले के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब एक साइड से दूसरी साइड में जा रहे हैं तभी तो माइनस और प्लस आ रहा है यहाँ पर। और मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? चालकों में। तो प्रेरण के द्वारा जनरली चालकों को आवेशित किया जा सकता है। कुछ कुचालकों को भी आवेशित किया जा सकता है प्रेरण विधि के द्वारा। कौन से कुचालकों को प्रेरण विधि के द्वारा आवेशित किया जा सकता है? पैरावैद्युत पदार्थों को। पैरावैद्युत पदार्थ भी बेसिकली कुचालक ही होते हैं, और पैरावैद्युत पदार्थों को प्रेरण विधि के द्वारा आवेशित किया जा सकता है। अदरवाइज कुचालक पदार्थों को प्रेरण विधि के द्वारा आवेशित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने विद्युत आवेश के गुणधर्म का स्टडी किया और आवेशन की विधियों को स्टडी किया। आप लोग इस क्लास को रेगुलर पढ़ते रहें और ध्यान से देखें। यदि एक बार समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से आप इसको दोबारा से देखें, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और आप लोग रेगुलर पढ़ाई करते रहें, समय का सदुपयोग करते रहें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही है।